हेलो दोस्तों, मैं खेमराज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भोजन व मानव स्वास्थ्य। ये जो चैप्टर है ये क्लास 10 की पाठ्य पुस्तक साइंस की है, उसमें चैप्टर नंबर 1 है। इसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसके अंदर भी गाइज इस जो टॉपिक है इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मानव भोजन क्या होता है, संतुलित भोजन क्या होता है, असंतुलित भोजन क्या होता है, विटामिन क्या होता है, विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, प्रोटीन की कमी से आपके जो खनिज लवण है उनकी कमी से कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, और इस प्रकार से जो आपका मानव स्वास्थ्य है उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसी प्रकार से मैंने साइंस का संपूर्ण सिलेबस आपके लिए करवा रहा है। तो चाहे आप क्लास 9th 10th के स्टूडेंट हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर उन सब वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भोजन क्या है और हम भोजन क्यों करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो शरीर है ना, हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऊर्जा यानी कि एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब ये जो एनर्जी होती है ना, वो हमको भोजन के रूप में प्राप्त होती है, और हम क्या करते हैं, समय समय पर भोजन करते हैं, और ये जो भोजन होता है वो हमें एनर्जी देता है। इसके अलावा हमारी जो थकान होती है वो मिटती है। इसके अलावा हमें इम्यूनिटी पावर यानी कि प्रतिरोधक क्षमता मिलती है, जिससे हम बीमार नहीं होते हैं। अब यहां पर बात आती है कि संतुलित भोजन क्या होता है और असंतुलित भोजन क्या होता है, यानी कि बैलेंस्ड फूड क्या होता है और अनबैलेंस्ड फूड क्या होता है। देखिए दोस्तों, ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक घटक होते हैं, यानी कि ऐसे घटक, ऐसे न्यूट्रिएंट जिनको हमारे शरीर की आवश्यकता है, हमारे शरीर में वो काम आते हैं, कहीं ना कहीं हमारे शरीर को ऊर्जा देने में, हमारे शरीर का डेवलपमेंट करने में। तो ऐसे जो घटक होते हैं, अगर किसी भोजन में सारे के सारे वो घटक मौजूद हो, यानी कि एक ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण और जल, ये सारे के सारे अगर मौजूद हैं, सारे के सारे प्रेजेंट हैं, सो गाइस उस भोजन को हम बोलते हैं संतुलित भोजन यानी कि बैलेंस फूड। अगर कोई ऐसा भोजन हम खा रहे हैं, है ना, जिसके अंदर ये जो आपको मैंने बताए हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और लवण, अगर इनमें हम लगातार बहुत दिनों तक अगर इनकी कमी कर देते हैं, मान लीजिए हम ऐसा भोजन कर रहे हैं जिसके अंदर प्रोटीन नहीं खा रहे हैं, तो गाइस लगातार ऐसा भोजन करने से हमारे शरीर में आपके प्रोटीन की कमी से बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो लगातार हम अगर कोई ऐसा भोजन करते हैं जिसमें एक या अधिक आपके जो भोजन के अवयव हैं यानी कि न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ऐसे भोजन को बोलते हैं असंतुलित भोजन यानी कि अनबैलेंस्ड फूड। यानी कि मान लीजिए हम लगातार ऐसा भोजन कर रहे हैं जिसमें आपके प्रोटीन नहीं है, ऐसा भोजन कर रहे हैं जिसमें हमको विटामिन नहीं मिल रहे हैं, तो हमारे शरीर में फिर क्या हो जाते हैं, हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। अब यहां पर जो असंतुलित भोजन हम करते हैं यानी कि अनबैलेंस्ड फूड जब हम खाते हैं, अनबैलेंस का मतलब क्या है कि भाई जिसमें एक या दो न्यूट्रिएंट नहीं हो, ज्यादा भी न्यूट्रिएंट नहीं हो, तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन की समस्या हो जाती है। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि अगर लगातार हम असंतुलित भोजन करते हैं, लगातार हम एक ऐसा जो न्यूट्रिएंट होता है अगर उसको छोड़ देते हैं, तो हमारे शरीर में बहुत सारी कमजोरियां जाती हैं, हमारा शरीर विकसित नहीं हो पाता है ठीक से। तो उस जो हमारे शरीर में जो प्रॉब्लम होती है उसे हम बोलते हैं कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन। अब आपकी ये जो माल न्यूट्रिशन है यानी कि जो कुपोषण है वो गाइस कई प्रकार का होता है, स्पेशली 3 टाइप का होता है, एक आपका विटामिन का, एक आपका प्रोटीन का और ये आपके जो खनिज लवण होते हैं उनका। तो पहले हम पढ़ते हैं आपके विटामिन के बारे में कि विटामिन क्या चीज होती है और विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो चलिए यहां पर पढ़ते हैं सबसे पहले विटामिन के बारे में। तो देखिए, जो विटामिन है, विटामिन की खोज आपके की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, फंक नामक की साइंटिस्ट था, उसने आपके 1911 में, लेकिन ध्यान रखना सन तो नहीं पूछ जाती, लेकिन ध्यान रखना किस वैज्ञानिक ने आपके विटामिन की खोज की थी। यह प्रश्न बहुत बार जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें आ चुका है। तो विटामिन की खोज आपके फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। और ध्यान रखना, विटामिन को 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। वैसे आपके जो विटामिन होती है बहुत प्रकार की होती है, विटामिन ए, बी और बी भी आपके 12 प्रकार की होती हैं, फिर विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। लेकिन विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। किस आधार पर? ऐसे विटामिन जो
जो जल के अंदर घुलती है और ऐसे विटामिन जो फैट यानी कि वसा के अंदर घुलती हैं। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न भी बहुत बार आता है गाइस, आया हुआ है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं। तो ध्यान रखना, विटामिन बी एंड विटामिन सी ही ऐसी दो विटामिन है जो आपके वाटर यानी कि जल के अंदर घुलती है, और जो बच गई यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के है वो आपके क्या होती है गाइस, फैट यानी कि वसा के अंदर घुल जाती है। इस वजह से आपको ध्यान रखना है, आपको सलाह दी जाती है कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं ना उनको वाटर के अंदर धोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो खट्टे पदार्थ हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है, और अगर विटामिन सी को अगर आप धोते हो तो वहां पर जो विटामिन है वो पानी के साथ बहकर निकल जाती है। और इसी कारण से आपको पता होगा, शराबी जो लोग होते हैं, जो लोग ड्रिंक करते हैं ना, वो शराब पीने के बाद आपके क्या करते हैं गाइस, वहां पर नींबू का आपने सेवन देखा होगा, वो खट्टे पदार्थ खाते हैं। खट्टे पदार्थ इसलिए खाते हैं क्योंकि जब कोई आदमी शराब पीता है तो शराब जब वो पीता है तो वो बार बार टॉयलेट जाता है, और हमारे शरीर से बार बार टॉयलेट जाने पर विटामिन सी होती है पानी के साथ बहकर बाहर निकल जाती है। इस वजह से हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं हो, इसके लिए शराब पीने वाले व्यक्ति होते हैं खट्टे पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं शराब पीने के बाद, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ये था आपका विटामिन दो प्रकार का होता है, एक जल में सोल्यूबल, एक आपके फैट में सोल्यूबल। विटामिन बी एंड सी जो होते हैं वो आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं, और आपके ए, डी, ई एंड के होते हैं वो आपके फैट सोल्यूबल होते हैं। अब यहां पर बात करते हैं एक एक विटामिन के बारे में, इनका साइंटिफिक नेम और ये कहां पाए जाते हैं, और इनकी कमी से हमारे शरीर में, हम इनकी डेफिशिएंसी से हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है उनके बारे में, क्योंकि यहां से गाइस बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। चलिए एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं विटामिन ए के बारे में। सो गाइस विटामिन ए का जो नाम है, वैज्ञानिक नाम, ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आया हुआ है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल होता है, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं इसका जो स्रोत है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्रोत, ध्यान रखना ये एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, सबसे बेटर सोर्स, है ना। तो ध्यान रखना बेटर सोर्स ऑफ विटामिन ए इज आपका कैरेट, यानी जो गाजर होती है इसमें सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। आगे बात करते हैं इसके अलावा जो हरी सब्जियां होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनमें भी गाइस आपका जो विटामिन ए है वो यहां पर पाया जाता है। जो आपका विटामिन ए है इसको हम संक्रमण रोधी प्रोटीन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में जो संक्रमण फैलता है, इन्फेक्शन जो फैलता है उसको गाइस कंट्रोल करता है, इसलिए विटामिन ए को हम संक्रमण रोधी प्रोटीन भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में दो रोग होते हैं मेनली। एक के बारे में आप सब जानते हैं जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात्रि अंधता, या इसको रतौंधी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है, दिन में उसको ठीक ठाक दिखाई दे जाएगा, लेकिन नाइट के अंदर उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, उसे हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी। और एक जो रोग होता है उसको हम बोलते हैं जीरो पैथामलिया, ठीक है। जो आपका दूसरा रोग होता है इसे हम बोलते हैं आपका जीरो पैथामेलिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है गाइस, रात्रि में आपकी जो रात्रि क्या, इसमें क्या होता है, आंखें जो होती हैं वो हमारी ड्राई हो जाती हैं, यानी कि आंख जो होती है ना वो सूख जाती है। हमारी जो आंखों में जो मसल्स होती है ना, जो लिक्विड जो होता है हमारी आंखों में वो ड्राई हमारी जो आंखें होती हैं वो ड्राई होती है। मतलब दोनों जो बीमारी होती हैं वो आपके आंख से ही रिलेटेड है। इसलिए आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि जिन लोगों के चश्मा का यूज करते हैं, जो गॉगल्स का यूज करते हैं, तो ध्यान रखना उनको डॉक्टर यही सलाह देता है कि आप ज्यादा से ज्यादा गाजर खाइए। आपको पता होगा ज्यादातर लोग गाजर खाते रहते हैं और बोलते हैं कि हमारी आंखों के लिए अच्छा है। तो ध्यान रखना ये हमारी जो आंखों की रोशनी है, आंखों की जो क्षमता है, पावर है, उसमें हेल्प करता है विटामिन ए। सो गाइस ये था आपका विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब यहां पर आते हैं विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी होती है वो आपके 12 प्रकार की होती है, लेकिन सबके बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, जो अपने इंपोर्टेंट है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले है विटामिन बी1, और विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम है थायामीन। ध्यान रखना वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। विटामिन बी1 का रासायनिक जो नाम है वो आपका है थायमीन। इसे गाइस सबसे पहले विटामिन बी1 को जो आपके छिलके रहते हैं अनाजों के उससे प्राप्त किया था, चावल के छिलकों या अनाज जो होते हैं उनके छिलकों से प्राप्त किया जाता था। तो इसलिए विटामिन बी1 है वो मेनली कहां पाया जाता है, जो आपके अनाज होते हैं, अनाज के जो छिलके होते हैं ना उनके ऊपर स्पेशली आपका ये विटामिन पाया जाता है। इसकी कमी से आपको ध्यान रखना है बेरी बेरी रोग होता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, बेरी बेरी रोग होता है। और बेरी बेरी रोग होने की वजह से हमारी जो हार्ट बीट है यानी कि हृदय की धड़कन है वो कम हो जाती है, हमारी जो
पेशियां मसल्स होती हैं और तंत्रिकाएं या न्यूरॉन्स होती हैं वो भी गाइस क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे यहां पर बात करते हैं दूसरी बीमारी जिसका नाम है विटामिन B1। वो आपका विटामिन B2। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो आपका होता है राइबोफ्लाविन। क्या नाम है इसका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वैज्ञानिक नाम सबके याद होना चाहिए, राइबोफ्लाविन या राइबोफ्लेविन, एक ही बात है। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, ध्यान रखना है। तो इसकी कमी से होता है इसकी कमी से, B2 की कमी से होता है राइबोफ्लाविनोसिस, है ना, ये पूरा नाम होता है लेकिन शॉर्ट में इसको बोलते हैं फिलोसिस। जो फिलोसिस बीमारी होती है वो आपके विटामिन B2 की कमी से होती है। और इसमें क्या होता है गाइस, जो हमारे मुख के किनारे हैं, यानी कि जो माउथ है, माउथ के जो किनारे होते हैं ना यहाँ पे, इसके अलावा होंठ जो होते हैं, हमारे जो लिप्स होते हैं, उसकी जो स्किन होती है ना, त्वचा जो होती है, वहां पर फटने लग जाती है। ये आपके विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से हमारे शरीर में होने वाला रोग है। अब यहां पर बात करते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका होता है नियासिन, ध्यान रखना। नियासिन जो होता है विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम होता है ना, साइंटिफिक नेम होता है। और इसकी कमी से गाइस हमारे शरीर में एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं पेलेग्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर में विटामिन जो B3 होती है, इससे पेलेग्रा नामक की बीमारी होती है। और पेलेग्रा जो बीमारी होती है, इससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो जीभ होती है, टंग जो होती है और स्किन जो होती है, उस पर गाइस पपड़ियां सी छा जाती हैं, यानी कि पपड़ी सी जम जाती है हमारा जो स्किन है उसके ऊपर। ध्यान रखना, ये आपका विटामिन B3 होता है, इसे हम पेलेग्रा रोग कहते हैं। आगे बात करते हैं विटामिन B5। तो विटामिन B5 जो है इसका वैज्ञानिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। क्या नाम है इसका? पेंटोथेनिक एसिड। और पेंटोथेनिक एसिड जो होता है, इससे आपकी जो चर्म रोग जो होते हैं, स्किन को जो बीमारियां होती है ना, स्किन की, है ना, बहुत सारे लोगों को जब वो रोशनी में निकलते हैं तो स्किन में इन्फेक्शन वगैरह होने लग जाता है। तो जो स्किन की बीमारी होती है विटामिन B5 से। इसके अलावा सफेद जो बाल होते हैं, आपको पता होगा लोगों के चांदी आने लग जाती है बचपन से ही, है ना, जैसे मेरे भी थोड़े थोड़े सफेद बाल हो गए हैं, तो वैसे भी बहुत सारे लोग होते हैं बचपन से पैदा होते सफेद बाल, है ना, आने शुरू हो जाते हैं आजकल के बच्चों में। तो ये आपके विटामिन B5 की कमी से होते हैं। जो सफेद बाल होते हैं विटामिन B5 की वजह से होते हैं। आगे बात करते हैं विटामिन B12। इसका नाम होता है साइनो और कोबालमीन, ध्यान रखना। इसका जो वैज्ञानिक नाम है या इसका साइंटिफिक नेम है वो आपका है साइनो कोबालमीन। और ध्यान रखना यहाँ पर देखो साइनो कोबाल, है ना, तो कोबाल से मतलब कोबाल्ट। तो ध्यान रखना, जो आपका विटामिन B12 है इसके अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ये प्रश्न पूछा जाता है विटामिन B12 में कौन सी मेटल मौजूद होती है? ध्यान रखना, विटामिन B12 में आपकी कोबाल्ट धातु मौजूद होती है। और कोबाल्ट धातु जो होती है वो आपके हेल्प करती है RBC जो होती है हमारे शरीर में, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनके फॉर्मेशन में, उनके निर्माण में ये गाइस हेल्प करता है। तो अब सीधी सी बात है, अगर RBC के निर्माण में हेल्प करेगा और अगर विटामिन B12 की कमी हो गई तो सीधी सी बात है RBC यानी कि आपका जो ब्लड है, ब्लड की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में, यानी कि विटामिन B12 से रक्त क्षीणता यानी कि एनीमिया बीमारी हो जाती है। एनीमिया बीमारी होती है वो हमारे शरीर में लोहे की कमी से भी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन विटामिन B12 से भी होती है। तो गाइस ये था आपका विटामिन A एंड विटामिन B। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, विटामिन C, D, E इनके बारे में पढ़ते हैं और फिर प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब यहां पर बात करते हैं आगे। अब देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो आपका होता है एस्कॉर्बिक एसिड, या इसको हिंदी में बोले तो एस्कॉर्बिक अम्ल, है ना। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, जो खट्टे पदार्थ जो होते हैं ना उनके अंदर यह वाला विटामिन पाया जाता है। जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे आपका आंवले में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ध्यान रखना, आंवला जो होता है उसमें यह विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है, विटामिन सी। इसके अलावा नींबू जो हुआ, संतरा जो हुआ, मौसमी जो हुआ, अंगूर जो हुआ, इन सब के अंदर विटामिन सी है वो आपके भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको विटामिन सी के बारे में यह भी ध्यान रखना है कि विटामिन सी जब भोजन को गर्म किया जाता है ना, तो विटामिन सी है वो आपके खत्म हो जाता है या नष्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना है इन सारी चीजों को, अगर आप खट्टे पदार्थ वगैरह जो हैं इनको गर्म करते हो तो आपका जो विटामिन सी है ये आपके खत्म हो जाता है। इसके अलावा जो विटामिन सी होता है हमारे शरीर से जब हम यूरिन त्यागते हैं तब भी हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे यहां पर बात करते हैं
विटामिन सी जो होता है इसकी कमी से हमारे शरीर में एक रोग होता है, इसको हम बोलते हैं स्कर्वी। स्कर्वी बीमारी में क्या होता है गाइस, हमारे जो मसूड़े जो होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, सूजन उत्पन्न हो जाता है और मसूड़ों से खून भी निकलने लग जाता है। मसूड़े क्या होते हैं, वह संरचना, वह स्ट्रक्चर जिसमें हमारे दांत स्थित होते हैं, उसे हम मसूड़े कहते हैं। तो मसूड़ों में सूजन आ जाता है और मसूड़ों से ब्लड यानी कि खून भी निकलने लगता है। इस बीमारी को बोलते हैं स्कर्वी, या आपके विटामिन सी की कमी से होती है। आगे बात करते हैं, अगली जो विटामिन है वो आपका है विटामिन डी, और विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। आपको साइंटिफिक नेम है, सबके ध्यान रखने हैं। विटामिन ए है, बी है, सी, डी सबको ध्यान रखना है। विटामिन ए का रेटिनॉल है ना, बी का आपका थायमिन है ना, सी का आपका एस्कोर्बिक एसिड, डी का आपका कैल्सीफेरॉल, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि आपका जो विटामिन डी है वो कहां से प्राप्त होता है, इसका स्रोत क्या है, इसका सोर्स क्या है। तो ध्यान रखना, विटामिन डी का स्रोत होता है आपका सूर्य का प्रकाश होता है। आपने अक्सर लोगों को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि विटामिन डी मिल जाएगा सूर्य की रोशनी में, आपको मतलब खड़े रहना चाहिए दिन में कम से कम आधे घंटे 1 घंटे, है ना। तो विटामिन डी होता है वो आपके सूर्य के प्रकाश, जो अल्ट्रा वायलेट जो किरणें आती हैं, सूर्य का प्रकाश जो होता है उससे मिलता है। मक्खन जो होता है, बटर जो होता है, और आपका जो मिल्क होता है, दूध होता है, आपको बताओ दूध की सलाह दी जाती है कि मसल्स बॉडी अगर आपको बनानी है तो आपकी जो हड्डियां है वो मजबूत होनी चाहिए, और हड्डियों को मजबूत करने के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम। और कैल्शियम जो ध्यान रखना है वो आपका किससे मिलता है, दूध से। और दूध के अलावा कैल्शियम जो है, कैल्शियम के अलावा विटामिन डी भी आपका दूध से ही मिलता है। आगे बात करते हैं, विटामिन डी होता है वो काम क्या करता है। तो विटामिन डी होता है हमारी जो हड्डियां होती हैं, हमारी जो बोन्स होती हैं, और हमारे जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उनको मजबूत करता है। यानी कि विटामिन डी की अगर कमी हो गई तो हमारे शरीर में जो दांत हैं, हड्डियां हैं, वो कमजोर हो जाती हैं। आगे बात करते हैं, इसकी कमी से 2 प्रकार के रोग होते हैं। जो बच्चे होते हैं, बच्चों में ये जो रोग होता है वो आपका रिकेट्स कहलाता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों में जो बीमारी होती है उससे हम बोलते हैं रिकेट्स। और आपका जो बड़े लोग होते हैं, है ना, वयस्क जो होते हैं, एडल्ट जो होते हैं, जिनमें ये जो बीमारी होती है वो आपको कहलाती है ऑस्टियोमलेशिया। क्या कहलाती है, ऑस्टियोमलेशिया। इसमें क्या होता है गाइस, जो आपके घुटने होते हैं, है ना, पैर के घुटने ऐसे मुड़कर पास आ जाते हैं, हड्डियां आपकी कमजोर हो जाती हैं। तो ये जो बीमारी है वो आपको ध्यान रखना है। अस्थि मृदुता का मतलब होता है कि हड्डियां जो है वो आपके मृदु हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, है ना, भंगुर प्रकृति हो जाएंगी, और आपके जो घुटने हैं मुड़ के पास आ जाते हैं। ये जो बीमारी जो होती है उसे हम बोलते हैं रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया। आगे बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो आपका होता है टोकोफेरोल। क्या होता है, टोकोफेरोल। और इस विटामिन को सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं, यानी कि विटामिन ऑफ ब्यूटी। ध्यान रखना, ब्यूटी का विटामिन है वो आपके विटामिन ई को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि विटामिन ई जो होता है ना, उसका काम होता है झुर्रियों की रोकथाम। हमारे शरीर में क्या होता है, झुर्रियां पड़ जाती है, जैसे बुढ़ापा आ जाता है हमारे शरीर में, वैसे वैसे हमारा शरीर मुरझाने लग जाता है, झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं। और हमारी जो त्वचा है, त्वचा की सुरक्षा भी विटामिन करता है। और हमारे शरीर में जो ओज है, जो तेज है हमारे चेहरे का, उसको बनाए रखने के लिए विटामिन ई है वो जिम्मेदार होता है ना। हमारी जो पावर होती है वो आपके विटामिन ई ही बनाए रखता है, इसलिए विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। बात करते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से 2 रोग होते हैं। जो स्त्रियां होती हैं उनमें बांझपन यानी कि बच्चे पैदा नहीं होते हैं, और जो पुरुष होता है उनमें आ जाती है नपुंसकता, यानी कि इनमें भी आपका जो बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है वो आपके नष्ट हो जाती है। तो 2 प्रकार की बीमारी होती है, नपुंसकता और आपका नपुंसकता और आपका बांझपन, दोनों आपकी विटामिन ई की कमी से होती है। ध्यान रखना, विटामिन ई होता है उससे आपकी जो जनन क्रियाएं होती हैं वो आपकी इफेक्टिव होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे यहां पर बात करते हैं लास्ट विटामिन के। विटामिन के जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है आपका फिलोक्विनिन। क्या नाम होता है इसका, नाम फिलोक्विनिन है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और यह हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसका क्लोटिंग, उसका थक्का बनाने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा, मान लीजिए आपके शरीर में कहीं भी चोट लग जाती है तो कुछ समय के बाद जो खून है वो बहता हुआ अपने आप ही रुक जाता है। तो इसमें हेल्प कौन करता है, इसमें हेल्प करता है विटामिन आपका के। और विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का बनाता है, जिससे आपका जो ब्लड है बहता हुआ रुक जाता है। आगे बात करते हैं, यहां पर ये हमने पढ़ लिया है प्रोटीन के बारे में, पूरे प्रोटीन ए बी सी डी ई एंड के। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल, बी का आपका थायमिन, सी का एस्कोर्बिक एसिड, डी का होता है कैल्सीफेरॉल, आपका ई जो होता है उसका होता है टोकोफेरोल, और विटामिन जो बी आपका जो विटामिन के है उसका आपका होता है फिलोक्विनिन। ये आपको ध्यान रखने गाइस, एग्जाम में आते हैं, है ना। चलिए
अब यहां पर दूसरा जो है उसको हम पढ़ते हैं प्रोटीन, कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो देखिए प्रोटीन होता है ना, इसका सबसे अच्छा जो स्रोत होता है वो क्या होता है, सोयाबीन और दालें जो होती हैं। ये एग्जाम में पूछ जाता है कि सोयाबीन का वो आपका जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन हमारे शरीर में किसके लिए जिम्मेदार होती है ना, प्रोटीन कहां से प्राप्त होती है। तो प्रोटीन हमारे शरीर में सोयाबीन खाओगे अब ज्यादा से ज्यादा, उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन का सबसे बेस्ट जो सोर्स है आपका है सोयाबीन, और इसके अलावा जो दाल होती है, चाहे आप चने की दाल खाओ, मूंग की दाल खाओ, जो भी दालें होती हैं वो आपके प्रोटीन की क्या होती है, सबसे अच्छा स्रोत होती है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग भी कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग का आप बोल सकते हो, उसका मटेरियल बोलते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन खाने से हमारा जो हेल्थ है वो यहाँ पर ग्रोथ करता है। हमारी जो बॉडी है, हमारा शरीर है, उसके ग्रोथ के लिए आपका प्रोटीन ही जिम्मेदार होता है। और आपने जरूर देखा होगा जो लोग जिम करते हैं वो प्रोटीन जरूर लेते हैं अपने बॉडी को ग्रोथ कराने के लिए, ये चीज आपने जरूर देखी होगी। अब यहां पर बात करते हैं, अगर प्रोटीन की कमी हो गई लगातार, देखो प्रोटीन कुपोषण का मतलब क्या है, लगातार आप ऐसा भोजन कर रहे हैं जिसमें आप प्रोटीन नहीं ले रहे, मान लीजिए आपको 2-3 साल हो गए और लगातार आप दाल नहीं खा रहे हैं, या जिससे प्रोटीन मिल रही है ना, उस सोर्स को आप त्याग रहे हैं, तो आपके शरीर में कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी हो जाएगी प्रोटीन की, और 2 प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। ध्यान रखना, एक होती है क्वासियोरकोर और एक होती है मेरस्मस। ध्यान रखना, ये जो बीमारियां होती हैं ज्यादातर उन बच्चों में होती हैं जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है ना, या जिन्हें संतुलित भोजन नहीं मिलता, जिन्हें कुपोषण के शिकार होते हैं, उन बच्चों में ये बीमारी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ध्यान रखना, 2 बीमारी होती है प्रोटीन कमी से, एक होती है क्वासियोरकोर, एक होती है मेरस्मस। ये बार बार आई हुई है। क्वासियोरकोर में क्या होता है, जो बच्चा होता है, बच्चे का पेट होता है वो फूल जाता है, बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है और बच्चे को भूख भी कम लगती है ना। बच्चे का पेट तो ढकोला हो जाएगा फूल के, लेकिन उसका पूरा शरीर एकदम दुबला पतला सा रहेगा। ये आपके सिम्टम होते हैं क्वासियोरकोर के। दूसरी जो बीमारी होती है प्रोटीन कमी से, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, वो आपकी होती है मेरस्मस। मेरस्मस में क्या होता है, शरीर दुर्बल हो जाता है, बिल्कुल कमजोर हो जाता है, आंखें होती हैं एकदम कांतिहीन, मरी सी छोटी छोटी सी ऐसे, और अंदर अंदर धस जाती हैं, अंदर चली जाती हैं, और आदमी ऐसा लगता है बिल्कुल एलियन की तरह, है ना। जो बच्चा होता है ना बिल्कुल एलियन की तरह देखने लग जाता है, केवल हड्डियों का वो ढांचा ही रह जाता है, आप ये बोल सकते हो। तो ये आपके 2 बीमारी होती है, ध्यान रखना, एक होती है क्वासियोरकोर, दूसरी होती है मेरस्मस। अब यहां पर एक टेस्ट होता है जो आपके प्रोटीन की उपस्थिति को पता लगाता है। मान लीजिए मैं आपको कोई भी चीज दे दूं खाने की, और आपको पता लगाना है कि इसके अंदर प्रोटीन विद्यमान है या नहीं, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं, है ना, जिसे हम बोलते हैं ब्यूरेट टेस्ट या ब्यूरेट परीक्षण। इसमें क्या करते हैं गाइज, हम जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और कॉपर सल्फेट है, इसकी उपस्थिति में जब प्रोटीन को लेके आते हैं तो प्रोटीन क्या होता है, वो कलर जो होता है सॉल्यूशन का, वो आपके बैंगनी कलर का हो जाता है ना। तो बैंगनी कलर का अगर कलर चेंज हो गया तो हम बोलेंगे इस सॉल्यूशन के अंदर, इस विलियन के अंदर आपका क्या है, प्रोटीन मौजूद है। तो प्रोटीन का ये टेस्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में ही, कि बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन होती है, वो अलग अलग नामों से पाई जाती है, तो उनके नाम क्या है, ये भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला जो अंडा जो होता है, एग जो होता है ना, और सीरम जो होता है, इसके अंदर आपका अल्ब्यूमिन प्रोटीन है, वो पाई जाती है। आपका जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर ग्लोबिन आपकी जो प्रोटीन होती है वो पाई जाती है। दूध के अंदर पाई जाती है कैसीन, आपके जो कैसीन प्रोटीन है वो पाई जाती है। और आपके जो बाल होते हैं, हेयर जो होते हैं, सींग जो होते हैं पशुओं में, और हमारे जो नाखून होते हैं, नेल्स होते हैं, उनके अंदर पाई जाती है केरेटीन आपकी प्रोटीन। सो गाइज ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका पूरा है, हमने प्रोटीन पढ़ लिया है और फिर हमने अब विटामिन पढ़ लिया है। अब यहां पर आगे हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है और आपका खनिज लवण क्या है उनके बारे में। लेकिन इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यहां पर आगे बात करते हैं। अब यहां पर बढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, हमारे शरीर में एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत होता है। मतलब हम जो चीज खाते हैं ना, तो जिन चीजों से हमको जो एनर्जी मिलती है उनमें कार्बोहाइड्रेट सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप ये डायरेक्ट बोल सकते हो कि हमारे शरीर में जो एनर्जी मिलती है ना, ज्यादातर वो हमको कार्बोहाइड्रेट ही देता है। अब देखिए, यहां पर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, यानी कि जितने कार्बन है उतने ही जल के अणु होंगे।
CnH2n। अब देखो इसमें क्या चीजें हैं, एक तो है कार्बन, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। यानी कि आपका कार्बोहाइड्रेट होता है तीन चीजों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अनुपात कितना होता है 1:1। अब इसके आधार पर अनुपात देखो भाई, आपको रटना नहीं है कुछ भी, मैं आपको देखो दिखाता हूं कैसे। देखो कैसे अनुपात होगा, देखो Cn तो ऐसा कैसा आ जाएगा, है ना, H2, है ना, अगर n को आप H2 से मल्टीप्लाई करेंगे H2n और फिर ON, इस प्रकार से लिखेंगे ना। n को तो हटा दीजिए, ठीक है, n सब जगह से हटा दो, है ना, क्या बचा CH2 और O। तो पता लग गया एक कार्बन है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या है कि भाई आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं, तीन से मिलकर बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और 1:1 रेशो में होते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का सबसे बेहतरीन स्रोत क्या है। तो आप जो रोटियां खाते हो ना भाई, जो भोजन करते हो ना घरों में, वो डायरेक्टली आप बोल सकते हो वो आपके कार्बोहाइड्रेट ही ग्रहण करते हो। देखो ये आपका जो गेहूं आप जो खाते हो, है ना, चावल जो खाते हो, केला जो खाते हो, दूध जो खाते हो, सबसे बेहतरीन स्रोत होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का। गेहूं के अंदर लगभग 80% आपका कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपने देखा होगा कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज है जिसका पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। जिससे आपने देखा होगा अगर आपको भूख लग रही है बहुत जबरदस्त, अगर आपने भोजन कर लिया, रोटी खा ली, तो आपकी भूख तुरंत ही शांत हो जाती है ना। ऐसा क्योंकि खाते ही आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। हमारी जो लार होती है ना, वो डाइजेशन शुरू कर देती है जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका। तो आपने देखा होगा भोजन करते हैं हमारे शरीर में एनर्जी से आ जाती है, भूख तुरंत मिट जाती है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप खाते हो तो उसका असर बहुत लेट होता है, आपके शरीर में इंस्टेंट एनर्जी नहीं देती है। लेकिन भोजन आपका जो कार्बोहाइड्रेट है ना, एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपको तुरंत एनर्जी देता है। ध्यान रखना, हाँ, 1 ग्राम जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है उससे हमको लगभग 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जब हम ग्रहण कर लेते हैं तो उससे हमारे शरीर को लगभग 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और हमारे शरीर को जो भी एनर्जी मिलती है ना, मान लीजिए आप सारे दिन में जूस खा रहे हो, बर्गर पी रहे हो, सलाद खा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स आप पी रहे हो, वाटर पी रहे हो, जो भी भोजन आप खा रहे हो, हमारे शरीर में लगभग 50% जो एनर्जी है ना वो कार्बोहाइड्रेट ही देता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, प्रोटीन, खनिज, विटामिन जो भी आप खा रहे हो, हमारे शरीर में लगभग 50% जो एनर्जी होती है कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, मधुमक्खियों को आपने अक्सर देखा होगा, मधुमक्खी करती हैं, जैसे सरसों का कोई फूल है तो सरसों के फूल में बैठ जाएंगे, फिर दूसरे फूल में, और एक फूल से दूसरे फूल में वो आपकी घूमती रहती हैं। और मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, छाता जो होता है उनका, उसके अंदर वो शहद संग्रहित करती हैं। तो आपने देखा होगा, तो ध्यान रखना है कि जो मधुमक्खी होती है ना, वो करती क्या है, मधुमक्खी फूल जो होता है, पुष्प जो होता है, उससे जो पराग कण जो होते हैं ना, है ना, पराग कणों को चूसती है और शहद बनाती है। तो एक्चुअली जो पराग कण होते हैं ना, वो आपका सुक्रोज होता है ना। और सुक्रोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है। और आपको शहद, और शहद जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्टोज, यानी कि आप बोल सकते हो मधुमक्खी होती है वो सुक्रोज को फ्रैक्टोज में कन्वर्ट करने का काम करती है। अब यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है। तो कार्बोहाइड्रेट को 3 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। एक है मोनोसैकेराइड, एक है डाइसैकेराइड, एक है आपका पॉलीसैकेराइड। पहले बात करते हैं मोनोसैकेराइड। नाम से पता लग रहा है मोनोसैकेराइड, यानी कि इसमें केवल एक ही इकाई होती है कार्बोहाइड्रेट की, और यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे एग्जांपल देखें, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। तो ग्लूकोज जो होता है, ध्यान रखना, वो आपके अंगूर की शर्करा से बनता है। मतलब ग्लूकोज जो होता है वो आपके अंगूर में अंदर जो शुगर मौजूद होती है ना, उससे बनता है। फ्रैक्टोज जो होता है शहद, इसको हम बोलते हैं, और यह है फूलों की शर्करा होती है। मतलब जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर के अंदर जो शुगर मौजूद होती है, उससे गाइस आपका फ्रैक्टोज बनता है ना। अब यहां पर बात करते हैं डाइसैकेराइड। नाम से ही पता लगा, डाई का मतलब होता है 2, यानी कि यह जो आपका कार्बोहाइड्रेट है 2 प्रकार के, 2 मोनोसैकेराइड होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है। जैसे लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज जिसके एग्जांपल हैं। तो लैक्टोज किस किस से मिलकर बना होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। लैक्टोज होता है ग्लूकोज और आपका गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से, ये दोनों ध्यान रखना, ये दोनों आपको याद करना ही है, ये आपके पूछे जाते हैं। सुक्रोज जो होता है वो आपके ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से मिलकर बना होता है। और सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, टेबल शर्करा। और ये आपकी जो गन्ना होता है ना, गन्ना वही आपके होता है, ध्यान रखना, जो गन्ना होता है ना
C12H12 है ना, तो वो आपका सुक्रोज ही होता है। और सुक्रोज का जब विखंडन किया जाता है, इसका किण्वन किया जाता है, तो ये आपके ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के अंदर आपका टूट जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। माल्टोज के बारे में ध्यान रखना है। माल्टोज 2 ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बना होता है, यानी कि इसके अंदर जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो दोनों ही क्या होते हैं, ग्लूकोज होते हैं। अब यहां पर बात करते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। तो जब आपके कई मोनोसैकेराइड इकाई होती है, आपस में मिल जाती हैं, तो यहां पर आपका जो पॉलीसैकेराइड है उसका निर्माण होता है। देखिए जैसे स्टार्च की बात करें, स्टार्च का नाम आपने सुना ही होगा। स्टार्च मेनली आपके आलू और अनाज जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, और स्टार्च का पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, मैं आपको पहले बता दिया है। और आलू से एक चीज और ध्यान रखना, जैसे आपने टैबलेट जरूर देखे होंगे। टैबलेट का मतलब जब आप बीमार होते हो तो आपने टैबलेट खाई जरूर होंगी, लेकिन कैप्सूल भी आपने जरूर खाए होंगे। तो आप ये सोचते होंगे जो कैप्सूल के ऊपर जो कवर होता है, बाहर का कवर जिसके अंदर हम मेटेरियल भरते हैं, तो वो कवर किसका बना होता है, हमको दिखने में तो प्लास्टिक का लगता है। तो फिर अगर वो प्लास्टिक हम हमारे शरीर में खाएंगे तो इससे तो हमारा शरीर को नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो फिर वो एक्चुअलिटी में होता क्या। तो गाइस जो आपका जो टैबलेट होती है, टैबलेट के ऊपर जो आपका जो कवर सा रहता है ना, वो क्या होता है गाइस, एक्चुअलिटी में वो आपका स्टार्च ही होता है। एक प्रकार से आप मान सकते हो कि आलू की परत सी होती है ना। जो कैप्सूल होते हैं ना, उनके ऊपर क्या होता है, आलू की परत ही होती है, और उसको हम जब खा जाते हैं तो उसका भी डाइजेशन हो जाता है हमारे शरीर के अंदर, है ना। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, पॉलीसैकेराइड में सेलुलोज भी एक पॉलीसैकेराइड होता है, जो आपकी जंतुओं की कोशिका भित्ति होती है उसमें काम आता है, वो आप बनाता है उसका निर्माण। काइटिन भी एक पॉलीसैकेराइड होता है, जो बहुत सारे जीव होते हैं उनका बाह्य कंकाल बनाता है। आउटर जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो आपके पॉलीसैकेराइड यानी कि आपका काइटिन बनाता है। और काइटिन बहुत सारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी बाह्य परत पर पाया जाता है, जो सिक्योरिटी का काम करता है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया को भी रोकता है। सो गाइस ये था आपका कार्बोहाइड्रेट। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं आगे वसा के बारे में और आपका जो लवण है, खनिज है, उनके बारे में। लेकिन इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहां पर लास्ट में देख लेते हैं फैट के बारे में, खनिज, लवण और वाटर है इनके बारे में। तो देखिए जो आपकी वसा जो होती है, फैट जो होती है ना, इसका संचय हमारे शरीर के अंदर वसा उत्तक जो होते हैं, फैट टिश्यू होते हैं, वो करते हैं। और ध्यान रखना है इसका संश्लेषण जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको ध्यान रखना है जो आप फैट होती है उसका संश्लेषण होता है। और इसके संश्लेषण से 1 ग्राम अगर हम जो फैट अगर हम खा लेते हैं हमारे शरीर में, 1 ग्राम फैट का संश्लेषण होता है, तो उससे हमें लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके जो मेन स्रोत है, मेन सोर्सेज जो हैं जहां से हमको फैट मिलती है, वो ऑयल जो होते हैं जितने भी, और जितने भी घी जो होते हैं उनसे मिलती है। जैसे आपका बादाम है, बादाम से भी ऑयल निकलता है, मूंगफली का भी तेल, वनस्पति तेल या वनस्पति घी जो होते हैं, ये इसके मुख्य स्रोत होते हैं जिनसे हमको फैट यानी कि वसा की प्राप्ति होती है। इसका जो कार्य होता है हमारे शरीर में, वो हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है और विभिन्न भाग जो होते हैं उनको चोटों से बचाए रखना होता है। ये हमारे शरीर में फैट यानी कि आपका जो वसा होती है उसका काम होता है। अब यहां पर आगे बात करते हैं खनिज लवणों के बारे में यानी कि मिनरल्स के बारे में। तो खनिज लवण जो होते हैं ना, ये आपके क्या होते हैं, भोजन के अकार्बनिक वाले भाग होते हैं। और ध्यान रखना आपके जो खनिज लवण होते हैं वो हमारे शरीर में बहुत सारी मेटाबॉलिज्म क्रिया जो होती हैं यानी कि उपापचय क्रिया होती हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखते हैं। अब यहां पर जो मुख्य लवण है जो हमारे शरीर की उपापचय क्रिया को कंट्रोल करते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम के बारे में। सोडियम और पोटेशियम दोनों का काम सेम है। सोडियम और पोटेशियम जो है हमारे शरीर में मांसपेशियां जो होती हैं, मसल्स जो होती हैं, उनमें संकुचन के लिए जिम्मेदार होते हैं। और हमारे शरीर में आपको पता होगा जो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है वो आपके सोडियम और पोटेशियम की कमी से होता है। सोडियम जो होता है आपको पता होगा साधारण नमक जो होता है उसके अंदर पाया जाता है, और आपका जो पोटेशियम जो होता है लगभग हर जो भी आपका पदार्थ होता है खाने योग्य उसके अंदर पाया जाता है आपका पोटेशियम। अब यहां पर बात करते हैं कैल्शियम और फास्फोरस के बारे में। कैल्शियम और फास्फोरस, तो कैल्शियम जो होता है आपको पता होगा यह दूध यानी कि मिल्क के अंदर पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, और आपकी जो हरी सब्जियां होती है, ग्रीन वेजिटेबल होती है,
उनके अंदर पाया जाता है, और फास्फोरस भी इन सभी के अंदर पाया जाता है। आपके जो कैल्शियम है और फास्फोरस है, दोनों मिलकर जो हड्डियां होती है हमारे शरीर में, और हमारे शरीर में जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उनको मजबूती प्रदान करते हैं विटामिन डी के साथ मिलकर। विटामिन डी के साथ मिलकर कैल्शियम और फास्फोरस जो होते हैं हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं और जो दांत होते हैं उनको मजबूती, स्ट्रॉन्गनेस प्रदान करते हैं, और हमारे शरीर की जो ग्रोथ होती है उसमें भी हेल्प करते हैं। अब यहां पर बात करते हैं आयोडीन की। तो आयोडीन जो होता है, आयोडीन आपके जो नमक होता है उसके अंदर भी मौजूद होता है ना। आपको पता होगा कि भाई जो नमक का ऐड भी आप टीवी पे देखते हो, तो आयोडीन युक्त नमक का हमको सेवन करना चाहिए। तो आपका आयोडीन होता है वो नमक के अंदर मौजूद होता है। समुद्री जो भोजन होते हैं, मतलब समुद्र से अगर कोई चीज आप निकाल के खा रहे हो, जैसे मछली वगैरह लोग खाते हैं, तो उसमें भी आयोडीन पाया जाता है। इसके अलावा हरी सब्जियां जो होती हैं उनके अंदर भी आयोडीन मौजूद होता है। आयोडीन जो होता है हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। यह आपके थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है, और हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उससे घेंगा यानी कि गाइटर रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उसका गला जो होता है ना, गला वो फूल कर मोटा हो जाता है ना, और नीचे लटक जाता है गाइटर के अंदर। आगे बात करते हैं, अगला जो आपका मिनरल है वो आपका है आयरन यानी कि लोहा। और आयरन जो होता है वो आपके मछलियों में मौजूद होता है, यकृत से भी ग्रहण कर सकते हैं, दही जो खाते हैं उसके अंदर पाया जाता है, और हरी सब्जियों से भी हमको आयरन मिलता है। भाई आयरन का मतलब ये नहीं है कि लोहे की कोई चीज है उसको खाने लग जाओगे, वो वाला आयरन की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में आयरन की जरूरत पड़ती है। आगे यहां पर बात करते हैं, ब्लड यानी कि रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन का निर्माण है वो आपके आयरन करता है, लोहा ही करता है आपके ब्लड यानी कि रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन का निर्माण। और अगर हमारे शरीर में लोहा है, आयरन है, इसकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में ब्लड यानी कि रक्त की कमी हो जाती है, और इस बीमारी को हम बोलते हैं रक्तहीनता यानी कि एनीमिया। ये आपको ध्यान रखना है। एनीमिया जो बीमारी होती है लोहे की कमी से होती है ना। एफी जो होता है आयरन कमी से हमारे शरीर में जो रोग होता है वो आपका एनीमिया यानी कि रक्तहीनता कहलाता है। अब यहां पर ये आपका पूरा हो गया है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं। देखो, पहली बात तो ये कि दूध जो होता है, दूध को हम एक संतुलित आहार की श्रेणी में रख सकते हैं। संतुलित आहार का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण सारे के सारे मौजूद होते हैं, उसे हम संतुलित यानी कि बैलेंस्ड फूड कहते हैं। तो हम जो दूध होता है उसको संतुलित भोजन की श्रेणी में रख सकते हैं, है ना। ये इसको पूर्ण आहार का दर्जा दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, दूध के अंदर ज्यादातर सारी चीजें पाई जाती हैं लेकिन दो चीजें मौजूद नहीं होती, एक तो विटामिन सी और एक आपका आयरन। ये आपको ध्यान रखना है। दूध के अंदर आपके जो भी न्यूट्रिएंट्स है ज्यादातर सब पाए जाते हैं, लेकिन दो चीजें नहीं पाई जाती हैं, एक तो आपका होता है विटामिन सी, एक आपका आयरन। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, जो आपका दूध जो होता है ना, भैंस का दूध आप देख लीजिए, और ज्यादातर जो पशु होते हैं उनका दूध होता है वो आपका व्हाइट कलर का होता है। तो वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है, इसका नाम होता है कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन के कारण ही आपका जो दूध होता है ना उसका कलर क्या होता है, आपका व्हाइट होता है। और आपने देखा होगा जो दूध होता है थोड़ा मीठा मीठा लगता है ना, मीठा, हल्का मीठा लगता है। वो मीठा इसलिए लगता है क्योंकि इसके अंदर कुछ मात्रा में लैक्टोज पाया जाता है, इस वजह से दूध होता है वो हल्का मीठा हमको महसूस होता है जब हम पीते हैं तब। आगे बात करते हैं कि गाय जो होती है ना, जो काऊ जो होती है ना, गाय का दूध आपने देखा होगा हल्का सा येलोइश होता है, हल्का सा पीला होता है। तो आपने देखा होगा वो किसकी वजह से होता है, ध्यान रखना, इसमें दो चीजों की वजह से होता है, या तो राइबोफ्लाविन या फिर कैरोटीन, दोनों की वजह से होता है। कैरेटीन प्रोटीन होती है और राइबोफ्लाविन होता है, इनकी मौजूदगी के कारण ही आपका जो गाय होता है उसका कलर येलो होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखनी है कि बकरी का दूध अगर कोई पीता है और गाय का दूध अगर कोई पीता है तो कौन सा दूध जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो ध्यान रखना बकरी का दूध होता है, गोट का जो मिल्क है जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि यह जिस प्रकार के अणु से मिलकर बना होता है उसकी संरचना सरल होती है, इस वजह से बकरी का दूध जल्दी यहाँ पर क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है हमारे शरीर में, जबकि गाय का दूध थोड़ा टाइम लेता है। चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर छोटी छोटी सी बातें और हैं इनको भी पढ़ लेते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यहां पर लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको और ध्यान रखनी है। देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे शरीर में जो अभी हमने जो न्यूट्रिशन पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज और ये, तो गाइज इनको भी कैटेगराइज किया गया है। देखो,
जो शरीर के निर्माणकारी जिनको बोलते हैं, यानी कि जो शरीर का निर्माण करते हैं, ऐसे जो पोषक तत्व होते हैं ना, वो आपका होता है प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन होता है वह हमारे शरीर का बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट कहलाता है। ये क्योंकि हमारे शरीर में जो बॉडी होती है, यानी कि आपने देखा होगा जिम करते हैं वो आपके प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है हमारे शरीर का जो शरीर निर्माणकारी जो पोषक तत्व है वो आपका प्रोटीन है। ऊर्जा उत्पादक जो आपका पोषक पदार्थ है जिनसे हमसे सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है वो आपके हैं एक तो कार्बोहाइड्रेट और एक वसा, जिनसे हमें शरीर में एनर्जी मिलती है, जिनके सेवन से वो आपके कहलाते हैं ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ। एक होते हैं शरीर नियंत्रण पोषक पदार्थ, यानी कि ऐसे पोषक पदार्थ जो हमारे शरीर के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, जैसे आपका विटामिन है, खनिज लवण है, ये सारे के सारे। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है जो आपके खनिज लवण हैं उनको भी दो भागों में कैटेगराइज किया गया है ना। ऐसे खनिज लवण जो मैक्रो का मतलब जिन्हें शरीर की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, मतलब जिनको हमें अपने शरीर में ज्यादा मात्रा में ग्रहण करना पड़ता है, उन्हें हम बोलते हैं मैक्रो मिनरल, या इनको हिंदी में बोलते हैं वृहत खनिज, यानी कि जिनकी ज्यादा मात्रा हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, ये इसके अंदर आते हैं। आपको पोटेशियम वो आपको कैल्शियम और आपका जो फास्फोरस है ये तो याद रहेगा ही, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस से हमारी हड्डियां बनती हैं, तो हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। नमक तो आपको पता होगा Na और Cl नमक हम इस्तेमाल करते हैं, तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। दूसरे होते हैं माइक्रो मिनरल, जिनको बोलते हैं सूक्ष्म खनिज, यानी कि ऐसे खनिज जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता कम मात्रा में होती है। आवश्यकता तो होती है लेकिन हमारा शरीर को सूक्ष्म मात्रा ही उनकी आवश्यकता होती है, ऐसे खनिजों को बोलते हैं माइक्रो मिनरल। इनके अंदर लोहा, ध्यान रखना, लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, लेकिन लोहे को गाइस माइक्रो मिनरल में ही रखा जाता है, मैक्रो में नहीं रखा जाता है, यानी कि इसको सूक्ष्म खनिज के रूप में रखा जाता है। लोहा है, जिंक है, आपका आयोडीन है, कॉपर है, मैग्नीज है, और आपका फ्लोराइड है, और आपका जो क्रोमियम है, इनको बोलते हैं मैक्रो मिनरल। इसी प्रकार से आपके जो न्यूट्रिएंट है इनको भी दो भागों में बांटा गया है। एक आपका है मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिनको बोलते हैं वृहत पोषक, यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट जिनकी हमारे शरीर को ज्यादा आवश्यकता होती है ना, वो तो मिलने ही चाहिए। अगर वो नहीं मिले तो हमारे शरीर का सिस्टम खराब हो जाएगा, है ना। यानी कि ऐसे आपके न्यूट्रिएंट, ऐसे आपके जो न्यूट्रिएंट होते हैं, है ना, जिनको हमारे शरीर की ज्यादा आवश्यकता होती है, हमारे शरीर में ज्यादा चाहिए, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है और आपका वसा है, ये हमारे शरीर में एनर्जी का मेन सोर्स होते हैं। इनकी तो हमारे शरीर को आवश्यकता है ही, अगर ये आप नहीं खाओगे तो आपका शरीर सुचारू रूप से काम नहीं करेगा। एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म पोषक, यानी कि इनकी संख्या अगर आप कम ले लोगे तब भी चलेगा, वैसे भी इनकी संख्या हमारे शरीर, इनकी जो मात्रा है वो हम कमी मात्रा में लेते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान रखना है इनकी भी आवश्यकता होती है, जैसे आपका विटामिन जो है, खनिज लवण है, वो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब यहां पर लास्ट एक चीज बची है, वाटर, यानी कि पानी, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पानी जो है, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, पानी एक ऐसा पदार्थ है इस पृथ्वी पर जो तीनों स्टेट में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाने वाला एकमात्र पदार्थ आपका वाटर है, पानी है। पानी हमको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पीना चाहिए, क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप पानी पीते हो तो इससे हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म क्रिया है उससे वो आपकी सुचारू रूप से काम करती है। इसके अलावा हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहती है, चुस्ती दुरुस्ती आती है, हमारी जो थकान है वो मिट जाती है। इसके अलावा हमारे शरीर में बहुत सारे क्या होते हैं, टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं, वो हमारे शरीर में बहकर क्या हो जाते हैं, हमारे शरीर से बहकर बाहर निकल जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, हमें कम से कम 8 से 10 गिलास डेली यहाँ पर पानी पीना चाहिए। और आपको ध्यान रखना है, जो वाटर जब हम पीते हैं, पानी पीते हैं, तब हमारे शरीर में जो फाइबर्स है, रेशो जो होते हैं, वो भी गाइस हमको पर्याप्त मात्रा में मिल पाते हैं। और पानी के ज्यादा सेवन से, मतलब आप प्रॉपर पानी पीते हो, इससे हमारी इम्यूनिटी पावर है वो भी बढ़ती है, और हमारे शरीर में जो बीमारियां हैं वो भी यहाँ पर क्या होती हैं, उनकी संख्या भी कम हो जाती है। और अगर आप अच्छी मात्रा में पानी पीते हो तो जो पथरी होती है ना, जो स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी गाइस कई बार खत्म हो जाती है। अब आपको ध्यान रखना है कि पानी जब आप पिए तो आपको क्या सावधान रखनी है, क्योंकि आप गंदा पानी जब पी लेते हो, मान लीजिए कि समुद्र में पानी भरा हुआ है, कहीं सड़क पर पानी भरा हुआ है, वो तो हम नहीं पी सकते ना।
तो एक पानी जो होता है, एक शुद्ध पानी पीना चाहिए। अगर आप गंदा पानी पियोगे तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इससे गाइस जो वायरल संक्रमण हो सकता है, और वायरल संक्रमण से बहुत सारी बीमारियां होती है। कौन कौन सी, जैसे आपको मैं बता दूं वायरल संक्रमण से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। एक आपका हो सकती है, देखिए वायरल संक्रमण से आपकी हेपेटाइटिस हो सकता है ना, है आपका ब्लड कोलेरा हो सकता है, फ्लू हो सकता है, बर्ड फ्लू वगैरह जो होता है ना, और स्वाइन फ्लू ये बीमारी इसी से होती है। इसके अलावा कोलेरा, टाइफाइड जो होती है, और पीलिया जैसी ये समस्याएं होती है, वो आपके गंदा पानी आप पीते हो, है ना, अशुद्ध पानी जब आप पीते हो, दूषित पानी जब पीते हो, इससे होता है। और एक फेमस बीमारी हो गई थी जिसका नाम था, ध्यान रखना, ये इसको बहुत ही खतरनाक बीमारी थी ये, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इस बीमारी को हम बोलते थे बाला या नारू रोग। ये एग्जाम में आ सकता है, बाला या नारू रोग। ये बीमारी भी आपके पानी के प्रदूषण से हुई थी। और ध्यान रखना, ये जो बीमारी थी इसका जो रोगजनक था वो था ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। ध्यान रखना, इसको लिख लीजिए, ड्रैकनकुलस और है मेडिनेंसिस। ये गाइस इस बीमारी का रोगजनक था, यह इस बीमारी को फैलाता था, और राजस्थान में यह बहुत मात्रा में फैली थी, है ना। यह आपको ध्यान रखना है। बाला या नारू रोग था, इससे क्या होता था कि शरीर में कहीं भी कोई फोड़ा निकल आता था, कहीं भी, यह आपको ध्यान रखना है। सो गाइज इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो हेल्थ है उसका यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। सो गाइज इस चैप्टर में अपना जो हेल्थ है उसके बारे में हमने पढ़ा है कि अपनी हेल्थ के लिए हमको क्या क्या चीज अपनानी चाहिए। हमको संतुलित भोजन करना चाहिए, असंतुलित भोजन का ज्यादा समय तक उपयोग नहीं करना चाहिए। और मेरी तो गाइज आपको यही सलाह है कि जो भी फास्ट फूड होते हैं उनको भी आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि फास्ट फूड से बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह होते हैं ये आपके हो जाती हैं। तो ह्यूमन्स जो बीमारियां होती हैं, ह्यूमन जो डिजीज होती हैं, उसका एक अलग चैप्टर मैं जल्दी अपलोड करूंगा, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।